नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज 8 जुलाई हो चुका है। कश्मीर में मुठभेड़ में हिजबुल का टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया है। सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में बुरी तरीके से बिगड़ रहे हालात, भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सेना को दिया आदेश। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। 12वें चरण की वार्ता से पहले चीन को एक और कड़ा संदेश। पीएम मोदी ने दलाई लामा से फोन पर की है बातचीत। जी हाँ। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे। पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ हिंदुओं ने खोला मोर्चा। जी हाँ, पाकिस्तान के हिंदुओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 1 अगस्त को विरोध प्रदर्शन का ऐलान। इस बीच अगली बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने बदल डाली पूरी की पूरी कैबिनेट। जी हाँ, झमाझम नए नवेले दिखेंगे मंत्री महोदय साहब। सारे के सारे कई बड़े नए चेहरे शामिल कर दिए गए हैं। 43 नए मंत्री शामिल और कईयों का इस्तीफा हो चुका है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। खतरनाक स्तर पर पहुंचा सऊदी अरब। यूएई का विवाद पूरी दुनिया में मच सकता है तहलका। भारत में पेट्रोल और डीजल हो सकता है महंगा, वो भी बताएंगे। पाकिस्तान पानी के संकट से जूझ रहा है। इमरान खान, जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान। इस बीच पीओके में चुनाव करा, फंस गया इमरान खान, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरीके से विफल होगा या फिर सफल होगा, अपनी राय देना ना भूलें। और दोस्तों, जिस तरीके से पीएम मोदी ने नई कैबिनेट बनाई है, इसे आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, कश्मीर मुठभेड़ में हिजबुल का टॉप कमांडर हुआ ढेर। जी हाँ, उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर मारा गया है। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल मेराजुद्दीन हलवाई उर्फ उवैद्री उत्तरी कश्मीर में कई सालों से सक्रिय था, कई आतंकी गतिविधियों में शामिल भी था। पुलिस ने कहा है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकवादी बुरहान वानी के समकालीन भी था। जहां बुरहान दक्षिणी कश्मीर में 4 नागरिकों की सुरक्षा और बलों की हत्याओं की श्रृंखला में शामिल था, वहीं मेराजुद्दीन हलवाई उत्तरी कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा बलों की हत्या में शामिल था। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि एक बड़ी सफलता और HM आतंकी संगठन का सबसे पुराना और शीर्ष कमांडर मेराजुद्दीन हलवाई उर्फ हुवैंद हदवाड़ा मुठभेड़ में मारा गया है और वह कई आतंकी अपराधों में शामिल था। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी कार्रवाई सेना को हाथ लगी है। अगली अपडेट 12वें चरण से की सैन्य वार्ता से पहले चीन को कड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति के जरिए। पीएम मोदी ने दलाई लामा से फ़ोन पर की है बातचीत। जी हाँ, दरअसल भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर उकसाऊ हरकतों के मद्देनज़र चीन को सख्त संदेश देने का सिलसिला जारी रखा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर बताया है उन्होंने दलाई लामा से फ़ोन पर बातचीत की है और ये पहला मौका है जब मोदी ने दलाई लामा से संपर्क का खुला इजहार किया है। स्वाभाविक है कि इसके पीछे मकसद चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कड़ा संदेश देना है। इससे पहले उन्होंने अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की थी, जबकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CPC के 100वें स्थापना दिवस पर कुछ नहीं कहा था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि मैंने परम पावन दलाई लामा को 86वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनसे फ़ोन पर बातचीत की है। हम उनकी लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। पीएम मोदी के इस कदम ने चीन और तिब्बत की राजनीति और रणनीतिक घटनाओं पर नज़र रखने वालों को हैरान कर दिया है। रणनीतिकार मान रहे हैं चूँकि भारत की तरफ से सर्वोच्च स्तर पर हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि भारत अब तिब्बत पर खुलकर खेलने को तैयार हो चुका है। अगली अपडेट। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में बुरी तरीके से बिगड़े हालात, भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, दिया सेना को आदेश, अपने नागरिकों को निकालो। जी हाँ, अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज और नाटो की सेना निकलने के बाद हालात बुरी तरीके से ख़राब हो गए हैं। अफगानिस्तान में लगातार तालिबान अपने पांव पसार रहा है और टोलो न्यूज़ के मुताबिक करीब 60 जिलों पर तालिबान अभी कब्जा कर चुका है। तेज़ी के साथ वो सभी शहरों पर कब्जा करेगा। आने वाले 2 से 3 महीनों में लगभग 400 के जिलों पर कब्जा कर लेगा। आपको बता दें, कंधान प्रांत के कुछ जिलों में तालिबान ने अपना नियंत्रण जमा लिया है। इसके तहत अब भारत सरकार ने अफगानिस्तान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आशंका जताई जा रही है कि 400 जिलों में आने वाले अफगानिस्तान में अगले कुछ एक से 2 महीनों में तालिबान कब्जा कर सकता है और राजधानी काबुल पर नियंत्रण जमा सकता है। इसको देखते हुए फ़िलहाल बड़े एक्शन की तैयारी माना जा रहा है कि अगले
2-3 महीने पूरे देश भर में कब्जा कर लेगा। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ी बातें कही हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के कई जिलों में तालिबान के आक्रामक अंदाज को देखते हुए फिलहाल अफगानिस्तान पे ये विदेश मंत्रालय ने तमाम तरीके से अपने लोगों को निकालने की बात कही है। अगर भारतीय सेना की ज़रूरत पड़ी तो भारतीय सेना भी अपने नागरिकों को निकालने अफगानिस्तान जाएगी, लेकिन तेज़ी के साथ तालिबान के बढ़ रहे ग्राफ के बीच अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने के अभी आदेश दे दिए गए हैं। अगले अपडेट, कंगाल पाकिस्तान में पानी का भी संकट, अकाल जैसे हालात ने बढ़ा इमरान की टेंशन। पाकिस्तान में पानी की किल्लत को देखते हुए विशेषज्ञों ने चेतावनी दे दी है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार कम वर्षों के कारण नदियों का सूखना एक वेकअप कॉल माना गया है, जिसके कारण पूरे देश में पानी की कमी हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कम वर्षा के कारण देश की नदियों के सूखने से खतरे की घंटी बज गई है। जियो न्यूज़ के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बहुत ही कम या फिर कह सकते हैं कि खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तो भूमिगत जल 600 फुट तक नीचे उतर गया है और यहाँ पूर्व में मात्र 50 फुट दूरी पर ही भूमिगत जल था। हर साल खरीफ और रबी का फसल से 45% तक पानी की कमी रहती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि समय रहते नए जलाशयों का निर्माण और पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो हालात अकाल तक पहुंच जाएंगे। हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सचिव अजीज़ धामर ने चेतावनी दी थी कि राज्य के धान उत्पादक इलाकों में यदि किसानों को पानी का इंतज़ाम नहीं हुआ तो फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके चलते पाकिस्तान में अनाज का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए धामरा ने कहा था कि फिलहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार के अधिकारी अपनी जन विरोधी और ख़राब नीतियों के जरिए हमेशा सिंध को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में पानी की समस्या को लेकर राजनीति शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद नहीं बल्कि पानी की कमी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक हालिया रिपोर्ट में ये बड़ी बातें कही। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, पाकिस्तान हिंदुओं ने 1 अगस्त को सिंध विधानसभा में विरोध की चेतावनी दी है। दरअसल सिंध में हिंदू समुदाय सरकार से निष्क्रिय और उनके हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय का विरोध कर रहा है। सिंध में हिंदुओं ने प्रांत में हिंदुओं की सुरक्षा के कानून बनाने के लिए सरकार को 60 दिनों का समय दिया था। हालांकि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान द्रविड़ इत्तेहादुन PDI ने मांग की है कि सरकार द्वारा हिंदू समुदाय के बीच असुरक्षा का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। PDI अध्यक्ष फ़ाकिरा सिवा और अन्य ने सोमवार को सिंध में मीरपुर खास रोड पर प्रदर्शनकारियों की एक विशाल सभा को संबोधित किया। हिंदू लड़कियों को जबरन अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और ऐसे अन्य मुद्दों के खिलाफ 1 अगस्त को सिंध विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। इन नेताओं ने फैसला किया है कि जब तक हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बनाया जाता तब तक वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। बैठक में कई हिंदू समाजों के प्रतिनिधि मौजूद थे। एडवोकेट सुलेमा जहांगीर, बोर्ड के सदस्य HE शीला ने समेत तमाम चीज़ें कही हैं। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें पूरी कैबिनेट ही बदल डाली मोदी सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपको रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन समेत कई मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा अपने आवास में शपथ ग्रहण के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल अब अगर मंत्रियों की बात करें तो इसमें कई मंत्री शामिल होंगे। 43 नए चेहरे शामिल होंगे। कैबिनेट विस्तार में 43 चेहरे को शामिल किया जाएगा। जिन नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा उनमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, RCP सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, G किशन रेड्डी प्रमुख हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार में अनुराग ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, सतपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदजाले, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम, जरदोस, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, AN नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, BL वर्मा, अजय कुमार, देव सिंह चौहान, भगवंत खूबा, कपिल पाटिल भी शामिल हैं। PM मोदी की कैबिनेट में प्रतिभा सौभौमिक, सुभाष सरकार, भगवत कृष्ण राव कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टुंडू, शांतनु ठाकुर, महेंद्र भाई समेत कई लोग नए चेहरे के रूप में शामिल है और कई लोगों को नया मौका भी मिला है।
सहयोगी दलों में आपको अगर बताएं तो अनुप्रिया पटेल को और लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट को। जी हाँ, पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनेंगे। दरअसल चिराग पासवान साइडलाइन हो गए हैं और पशुपति पारस इस समय वो अध्यक्ष बनेंगे। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री से अब सभी नेताओं ने कल मुलाकात की और शपथ ग्रहण भी लगभग समारोह हो गया है। 12 मंत्रियों की छुट्टी हुई है। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय मंत्री परिषद से 12 मंत्रियों की छुट्टी की गई है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्रिपरिषद के 12 सदस्यों ने अपने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा इस्तीफा देने वाले अन्य मंत्रियों में डीवी सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, धैत्रे संजय समराव, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और देवाश्री चौधरी भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राष्ट्रपति ने इन सभी के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों की माने तो निशंक ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए उन्हें इस्तीफा दे दिया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा मुझसे इस्तीफा देने को कहा गया है। तो ये दोस्तों दूसरी कार्यकाल का ये पहला विस्तार है और खास करके चुनावी राज्यों पर भी जोर दिया गया है। यूपी से कई चेहरे को इसमें शामिल किया गया है, जो कि अपने आप में चुनाव से पहले एक बड़ा दांव है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों खतरनाक स्तर पर पहुंचा सऊदी अरब और UAE का विवाद। भारत में महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। जी हाँ, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं, लेकिन अब टकराहट जारी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच विवाद पर्दे के पीछे से तकरार होना शुरू हो गया था, जिसका पता अब दुनिया को चला। दोनों देशों के बीच संबंध खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत भी बंद हो चुकी है। दोनों देशों के बीच फ्लाइट सेवा भी बंद कर दी गई है और सऊदी अरब और UAE ने के व्यापार में दी गई छूट में कटौती कर दी गई है। तो OPEC प्लस की अंदरूनी कला ने तेल बाजार में काफ़ी हलचल पैदा कर दी है और न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है, जो पिछले 6 साल के उच्चतम स्तर पर है। OPEC प्लस की बैठक रद्द होने के बाद भी अभी भी ये बताना जल्दबाजी होगा कि क्या सोमवार को रद्द होने वाली OPEC प्लस की बैठक के बाद सऊदी अरब और UAE की लड़ाई काफ़ी तेज होने वाली है और इसका असर कितना खतरनाक होने वाला है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच की लड़ाई का बेहद खतरनाक अंजाम हो सकता है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोनों देशों के बीच की लड़ाई बहुत बड़े संकट को अंजाम भी दे सकती है। मध्य पूर्व की तेल उत्पादक देशों ने इशारा किया है कि वो अभी तो कच्चा तेल बेचेंगे, चाहे उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो या कम हो, उसकी कीमत उसी तरीके से निर्धारित की जाएगी। लेकिन इस बात तो तय है कि इन दोनों देशों की टकराहट के बीच भारत को नुकसान होगा और भारत में तेल के दाम और तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। अगले अपडेट पे के इलेक्शन। पाकिस्तान के एक और हिमाकत कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 25 जुलाई को करा रहा है चुनाव। जी हाँ, एक और पाकिस्तान भारत के साथ शांति बनाए रखने की बात करता है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के कारण रिश्तों में तनाव उत्पन्न करता है। यह जानते हुए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK भारत का हिस्सा है, वहाँ चुनाव कराए जा रहे हैं। POK इलेक्शन डेट आपको बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 25 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे और एक अलग चुनाव आयोग भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ही कश्मीर काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र के सर्वोच्च पद पर बने हुए हैं, यानी चुनाव कराना किसी ढकोसले से कम नहीं है। इसी क्षेत्र की विधानसभा में 53 सीटें हैं और इनमें से 33 सदस्यों का चुनाव सीधे 10 जिलों में होता है, जबकि पाकिस्तान के 4 प्रांतों में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों को 12 सीटें दी जाती हैं। एक सीट विदेशी कश्मीरी के लिए होती है और 5 महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं एक सीट टेक्नोक्रेट और उलमाए हिंद के लिए भी होती है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने ताइवान पर जापान के बयान का किया कड़ा विरोध। आसो ने कहा था जापान और US करेंगे ताइवान की रक्षा। दरअसल चीन ने जापान के उप प्रधानमंत्री तारो आसो के हांगकांग पर दिए बयान को खतरनाक बताते हुए सख्त ऐतराज़ जताया है। तारो आसो ने कहा था कि अगर चीन सेना ने हमला किया तो जापान और अमेरिका मिलकर ताइवान की रक्षा करेंगे। जापान टाइम्स अखबार ने मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है कि आसो ने ऐसा कहकर संकेत दे दिए हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो जापान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए कार्रवाई करेगा। साथ ही जापान अमेरिका के साथ मिलकर स्वशासित हांगकांग की रक्षा करने में अपना पूरा सहयोग देगा। अखबार ने जापान के उप प्रधानमंत्री आसो के हवाले से कहा है कि अगर ताइवान के साथ कोई बड़ी घटना हुई तो ये कहना उचित होगा कि वो स्थिति जापान की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। इस तरीके से जापान के उप प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद चीन बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।